ये एडल्टरेट एजुकेशन के बारे में आप बात करते हैं सर, क्या है ये? एजुकेशन एक तरीके से एडल्ट्रेटेड भी होती चली जा रही है, साथ ही साथ बच्चों का जो एक सीरियस पढ़ने का तरीका था वो भी खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि गलत तरीके से सरकार ने तो बोल दिया कि 18 साल में आप मैच्योर हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, सब कुछ हो सकता है। रियलिटी की अगर बात करें तो कौन सी एज में आके बच्चा एक्चुअली मैच्योर होता है? बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, इंटरेक्शन करता है लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या किसी वेंचर में जाने की कोशिश करता है, तब उसको एक्चुअली पता चलता है कि उसको क्या करना था और वो क्या कर रहा है। 6 से 10 साल तक की लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है सर? ऐसा क्या डेवलप होता है एक बच्चे में? ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं कि उस एज में जो होता है वो सबसे ज़्यादा एडॉप्टिव होता है। लैंग्वेज हो, सोशल स्किल्स हो, वो उसी समय पर बच्चे मैक्सिमम सीख पाते हैं। अच्छा, इंडियन मार्केट के अंदर बाहर की फंडिंग इतनी डोमिनेट क्यों कर रही है एजुकेशन के मामले में? जब से चाइना ने ये बैन किया अपनी कंट्री के अंदर की एजुकेशन वहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होगी, उसके बाद ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू अभिषेक जी, बहुत अच्छा हूँ मैं और धन्यवाद कि आपने यहाँ पर बुलाया। एजुकेशन के टॉपिक पे बात करेंगे सर आज अपन। बिल्कुल। शार्प कंटेंट 40 मिनट्स में एक ऑडियंस को ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, क्या स्किल्स अपडेट करनी चाहिए और क्यों दबाव बना रहे हैं लोग पढ़ाई पे और इस सब पे। सर आपने आपने कब महसूस किया कि जो स्किल्स है वो डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है? महसूस तो काफ़ी समय से हो रहा था क्योंकि मैं एज ए टीचर भी रहा हूँ काफ़ी साल और बच्चे हमसे पढ़ के जाते थे और इवेंचुअली बहुत बार ऐसा भी होता है कि देखने को मिलता है कि माँ बाप आते हैं, अपने घर गिरवी रख के घर बेच के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और इवेंचुअली उनको जॉब नहीं मिलती है। और जब जॉब नहीं मिलती है तो वो बच्चे टूट जाते हैं क्योंकि वही एक लास्ट उनकी होप होती है उनके घर की। अब कॉलेजेस जो हैं वो आप कह सकते हो कि जॉब रेडी करिकुलम नहीं दे दे रहे हैं इस समय और जो इंडस्ट्री की नीड है और जो कॉलेज में पढ़ा जा रहा है उसके अंदर काफ़ी गैप है। तो स्किल्स वहाँ पर काम आती है जहाँ पर आपको जॉब रेडी बना होना होता है या जो कॉर्पोरेट को जो एक्चुअल नीड है या इंडस्ट्री को जो एक्चुअल नीड है वो आप लेके आते हो वहाँ पे, क्योंकि डिग्री आपको दरवाजे तक पहुँचा सकती है, चाबी जो है उसकी वो उसके लिए है। ये एडल्टरेट एजुकेशन के बारे में आप बात करते हैं सर, क्या है ये? एडल्टेटेड एजुकेशन के बारे में मैं काफ़ी बात करता हूँ। लास्ट के अगर आप 5-6 साल में देखेंगे, जब से ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ी बहुत ज़्यादा और एडटेक्स आए नए-नए, तो एक होड़ लग गई है कि हमारे वीडियो पे या हमारे रील्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, बहुत ज़्यादा रीच उसकी बढ़नी चाहिए। उसमें क्या हुआ कि ये जो एडोलेसेंट एज है बच्चों की, जो ख़ास तौर से आप कहते हो 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो 6 से लेके 10th-12th तक होते हैं, इनको आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स क्या करते हैं कि गलत तरीके से व्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं कि फीमेल टीचर्स के थ्रू ऐसे टॉपिक्स पढ़वा देंगे, जहाँ से बच्चे उसको देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लर्निंग जो है वो कम हो रही है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एजुकेशन एक तरीके से एडल्टरेटेड भी होती चली जा रही है, साथ ही साथ बच्चों का जो एक सीरियस पढ़ने का तरीका था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो अनएडल्टरेट एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल अनएडिटेड, क्वालिटी पे काम करना चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए, मोटिवेट करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं सर सब कुछ, तो भी हर साल लाखों ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयड। क्यों सर ऐसा? अगर आप बर्सर मेरिट का डेटा देखते हैं तो 42.8% ही एम्प्लॉयबिलिटी रेट है इस समय देश में। करीब 6.5 करोड़ बच्चे विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब मिला के। रीज़न एक तो ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी आप कह सकते हैं चीज़ हो गई है कि आपने मैथ्स ली तो आपको इंजीनियर ही बनना है, बायो ली तो आपको डॉक्टर ही बनना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये 2 करियर ही एंड ऑफ लाइफ़ नहीं है, पहली चीज़ तो। बहुत सारे करियर्स हैं जिसकी ओर देखा जा सकता है और हमें जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिकली आज क्या हो रहा है वो नहीं देखना है। आने वाले 5-7 साल में क्या होने वाला है वो देखना है, क्योंकि जो बच्चा अभी पढ़ने जा रहा है वो 4 साल बाद जब पढ़ के निकलेगा या 5 साल बाद जब वो पढ़ के निकलेगा, उस समय पे किस स्किल की नीड है वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और हम भेड़-चाल में वो चीज़ भूल जाते हैं। ये चीज़ किसको समझनी चाहिए सर? ये माँ-बाप को पहले समझनी चाहिए मुझे लगता है। बच्चे को बाद में समझनी क्योंकि चाहिए। बच्चे तो देखिए छोटे हैं, वो प्रेशर में करते हैं काम। हाँ, कौन सी, जैसे सरकार ने तो बोल दिया कि 18 साल में आप मैच्योर हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, सब कुछ हो सकता है। बट एक्चुअल रियलिटी की अगर बात करें तो कौन सी एज में आके बच्चा एक्चुअली मैच्योर होता है, उसको एक्चुअली समझ में आता है कि ये करना है? एक्सेप्शन की बात छोड़ देते हैं हम लोग।
एक्सेप्शन की बात बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो डेटा हमेशा स्क्यूड रहेगा ही जब आप बात करेंगे। बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, जब वो देखता है कि क्या-क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, उसको समझता है और जब 1-2 बार इंटरैक्शन करता है लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या किसी वेंचर में जाने की कोशिश करता है, तब उसको एक्चुअली पता चलता है कि उसको क्या करना था और वो क्या कर रहा है। तो असली आँख उसकी तभी उसी समय खुलती है। मतलब ऐसा क्या करें, मतलब 12th के बाद ऐसा क्या करें कि समझ में आ जाए कि हमको ये करियर पाथ चूज़ करना चाहिए सर? देखिए, एक तो इंटरेस्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आप बहुत सारी रिसर्च अगर हार्वर्ड के या किसी और यूनिवर्सिटीज़ की भी पढ़ेंगे स्टैनफोर्ड की, तो वो साफ कहती है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो काम करते हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि मेरे मामा के बेटे ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया या इसको करने सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ॉर्मूला आपके पास भी हो। तो एक तो आपका इंटरेस्ट किसमें है, सबसे पहली चीज़ वो देखनी चाहिए। दूसरा आपका एप्टीट्यूड किस चीज़ के अंदर है, वो देखना चाहिए। उसके बाद आपको करियर को डिसाइड करना चाहिए। अगर जिस पे दोनों चीज़ आपकी मैच करती हो, वो काम आपको करना चाहिए। आपने कंपनी बिल्ड करी सर शिक्षा नेशन, आप पहले सीईओ थे, फिर बाद में आपने शिक्षा नेशन फाउंड किया। कैसे सर, ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? सर करीब 2 दशक से ज़्यादा मतलब 20 साल से ज़्यादा मैंने जॉब की और सीएक्सओ पोज़ीशन पे करीब 14-15 साल रहा हूँ। 20 साल सर? 20 साल से हाँ, तो फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बहुत सॉलिड, मतलब शिफ्ट नहीं हुआ एकदम से ये? नहीं काफ़ी समय से चल रहा था। ऐसा नहीं था बट राइट स्पॉट मिलने का एक वो था कि किस समय राइट स्पॉट आता है और कब मेरे को सही अपॉर्च्युनिटी दिखती है। तो इस समय पे मुझे लगा कि इंडिया इज़ नाउ रेडी एंड आई एम आल्सो नाउ रेडी टू टेक दिस पाथ अहेड। कुछ 3-4 चीज़ें मेरे को थी जो बहुत ज़्यादा छूती थी। पहली चीज़ तो जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करी कि बच्चे पढ़ते थे, परेशानी से आते थे और उनको जॉब नहीं मिलती थी। दूसरी चीज़ ये दिखी कि जो लास्ट के 5-7 इयर्स में हुआ कि जो इंडिया में एडटेक बूम आई, ये सारी की सारी बूम जो आई वो बेसिकली चाइनीज़ और यूएस की फंडिंग से आई, राइट? तो इवेंचुअली बच्चे आपके देश के पढ़ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, पैसा इवेंचुअली देश के बाहर जा रहा है। तो भारत का पैसा भारत में रहे। तो हमारा एक मेरा पर्सनली ये उपदेश भी इसमें ये रहा है कि हम जो कंपनी बनाएँ वो इंडिया के फंड से बने, इंडिया के थ्रू बने, भारत के बच्चों के लिए बने, भारत के टीचर्स के लिए बने और इसका जो भी अर्निंग हो वो भारत के अंदर ही रहे। तो ये कहीं न कहीं मेरे मन में 2 बहुत स्ट्रॉन्ग वो चीज़ थी जिसने मुझे पुश किया कि मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। ये मतलब एडटेक के अंदर कौन-सा गैप आपने आइडेंटिफाई किया था? एडटेक के अंदर देखिए 2-3 गैप हैं। पहला गैप है कि अगर हम इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब 6 से 10 तक की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं आपके यहाँ भी आप भी देखोगे, तो या तो वो बच्चे अपनी कॉलोनी के टीचर से पढ़ते हैं, उनके घर पे आके टीचर पढ़ाता है या 1-2 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा वो दूर जाके पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ कंटेंट नहीं है कोई भी कि एक स्टैंडर्ड कंटेंट बच्चों को मिले। स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ टीचर नहीं है कि एक टीचर एक सिस्टम के साथ उस बच्चे को पढ़ाए। पेरेंट के पास कोई फीडबैक नहीं है कि उतने छोटे बच्चे की इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ पे डिफ़र कर रहा है, कहाँ वीक हो रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, वो फीडबैक पेरेंट को मिल सके। तो ये पूरा एक गैप था जो मुझे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर दिखाई दिया अपने टीचिंग के दौरान भी और एज़ ए मैनेजमेंट के दौरान भी। तो ये पहली चीज़ को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिखती है वो ये है कि जब आप 11th के अंदर आते हैं, जब आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो दुनिया जो है साइंस के पीछे भाग रही है और जब आप साइंस के नंबर देखते हैं तो करीब 31-32% ही बच्चे साइंस लेते हैं। 68 परसेंट करीब-करीब बच्चे जो हैं वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और जबकि ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एंड ऑफ लाइफ है, कॉमर्स के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश की इकॉनमी पूरी चलती है या किसी भी देश की इकॉनमी चलती है। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे करियर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, तो उन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिले, स्टैंडर्डाइज़्ड एजुकेशन मिले और उनके को भी जितने करियर्स अवेलेबल हैं, उनको उसके बारे में अवगत कराया जाए, उनको एनलाइटन किया जाए बेसिकली कि वो अच्छा काम कर सकें, तो ये दूसरा गैप था और तीसरा गैप जो है वो जॉब सेक्टर पे दिखता है स्किलिंग और अपस्किलिंग को लेके। सर 10 साल तो मुझे हो गए देख सुनते-सुनते यही बात कि इंजीनियरिंग और एमबीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल। आज तक चेंज नहीं हुआ सर ये। कौन चेंज लाएगा? कौन बदलाव लाएगा ये? सर, बदलाव वैसे हल्के-हल्के देखेंगे तो आ रहा है, लेकिन हाँ, जब तक नहीं आएगा, जब तक पेरेंट्स के माइंडसेट में ये बदलाव नहीं आएगा कि मतलब इन दोनों करियर के अलावा भी कई और करियर्स हैं, जो बूम कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप छोटे कोर्सेज़ करके भी अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ पर एक इंजीनियर बेसिकली एंट्री लेवल जॉब पर पहुँचता है। अच्छा, लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। स्टेट लेवल, स्टेट की लैंग्वेज हो गई, फिर नेशनल लैंग्वेज हो गई। जैसे हिंदी तो बोलते हैं सब जगह, बट मराठी,
गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। तो आपका प्लेटफ़ॉर्म डिफ़रेंट लैंग्वेजेज़ पे भी अवेलेबल है? अभी जो है हिंदी और इंग्लिश पर है, बट आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ये सारी रीजनल लैंग्वेजेज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है एग्ज़ाम देने के लिए, वो सारा अवेलेबिलिटी हो। पर आपको क्यों लगता है कि सर कि सारी लैंग्वेजेज़ को प्रमोट करना चाहिए, या फिर हिंदी या इंग्लिश में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं और उसी में पढ़ाया जाए तो भी काम हो जाएगा? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, मेरी भी मतलब मातृभाषा है हिंदी ही है। आप जब बहुत अच्छी इंग्लिश मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जब आप सोचते हो ना, तो उसी लैंग्वेज में सोचते हो, जो जो आप डे टू डे में यूज़ करते हो। बेसिकली आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ोगे, पर सोचोगे दिमाग में हिंदी में ही। तो कोई बच्चा जो मान लीजिए बंगला में पढ़ के बड़ा हुआ है, या कन्नड़ कन्नड़ में पढ़ के बड़ा हुआ है, या सपोज़ करिए तेलुगु में पढ़ के बड़ा हुआ है, तो वो पढ़ेगा उसमें, लेकिन माइंड तो उसका उसी में चलेगा, तो डबल प्रोसेसिंग उसकी हो रही है। तो अगर वो उस अपनी लैंग्वेज में ही जल्दी पढ़ेगा, तो आई थिंक उसकी लर्निंग कर्व जो है वो छोटा हो सकता है। अच्छा, पर्सनलाइज़्ड एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी आने वाले टाइम पे सर? तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी उसी के ऊपर बना हुआ है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो एक तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे मिसयूज़ शब्द भी है, हर चीज़ में एआई यूज़ कर दी जा रही है ना? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डेटा पे काम करता है। तो अगर आप एक बच्चे की लर्निंग को मल्टीपल पॉइंट्स पे कैप्चर कर सकते हो उसका डेटा, तो आप उसको उसकी कमी बता सकते हो कि बेसिकली उसको कहाँ पे किस चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट है, और उसको हम उसका इंडिविजुअलाइज़्ड लर्निंग पाथ दे सकते हैं। तो ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है एजुकेशन के अंदर, कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप 11वीं के बच्चे को भी ये बता सकते हैं, 12वीं के बच्चे को भी बता सकते हैं कि उसने 6th-7th में क्या गलत सीख लिया था, जिसकी वजह से उसको आज उस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आने वाले टाइम पे टीचर्स कम हो जाएँगे और एआई एजेंट ज़्यादा हो जाएँगे? नहीं, टीचर्स तो हमेशा रहेंगे। टीचर्स के लिए एआई एजेंट एक टूल बनेगा, उनके बच्चों को और अच्छे से समझने के लिए। तो शिक्षा नेशन, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, उनको कैसे शेप कर रहा है? उनका करियर कैसे बिल्ड कर रहा है सर? देखिए, पहली चीज़ तो है कि कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बिज़नेस स्टडीज़ है, अकाउंटिंग है और इकोनॉमिक्स है, या हम अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो इनके में हमने बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है, जो इन बच्चों को ना ही सिर्फ इनके बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए, बल्कि अब जो देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी की एग्ज़ाम जो आई है, जिसके थ्रू अब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अब सीयूईटी के थ्रू होता है, उसकी एक बहुत ही आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड वेरी गुड टीचर्स जो है उपलब्ध करा रहे हैं हम। अगर मान लेते हैं सर कि जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर पढ़ाई को जितना पैसा जो इन्फ्यूज़ किया गया, उतना ही अगर आर्ट्स और कॉमर्स में किया गया होता, तो देश कहाँ होता आज? सबके अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। टेक्नोलॉजी अपनी इम्पोर्टेंस लेके आती है, मेडिकल साइंस अपनी इम्पोर्टेंस लेके आती है, तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ भी अपनी इम्पोर्टेंस लेके आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ के इस पे काम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम देश के युवा को हम सारी अपॉर्च्युनिटी दिखाएँ कि मेडिकल इंजीनियरिंग तो है ही है, साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, लॉ है, और बहुत सारे जो कोर्सेज़ स्किल्स में जैसे इस समय आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है। इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छे करियर्स बना सकते हो। 6 से 10 साल तक की लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होती है सर? ऐसा क्या डेवलप होता है एक बच्चे में कि वही सबसे क्रूशियल पार्ट माना जाता है? ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं कि उस एज में जो होता है, वो सबसे ज़्यादा एडॉप्टिव होता है, और वो नई चीज़ें सीखने के लिए जो है सेल्स जो होती हैं उतनी फ्रेश होती हैं कि वहाँ पर वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए वो लर्निंग की जो एज है सबसे ज़्यादा क्रूशियल मानी जाती है। लैंग्वेज हो, सोशल स्किल्स हो, वो उसी समय पर बच्चे मैक्सिमम सीख पाते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, जैसे मान लो अर्ली स्किल्स इनिशिएटिव्स, कि मान लो कोई 15-16 साल के में ही कुछ स्किल सीखने का काम स्टार्ट कर दे, तो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा, या फिर जो 30 साल में स्टार्ट करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, जो जल्दी सीखेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, वो हमेशा अहेड ऑफ टाइम होगा। अभी सबसे बढ़िया करियर कौन-सा है सर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो? देखिए, अगर आपको कम टाइम में करियर को अपने चेंज करना है, या पिवट मारना है, या आपको अपने आप को अपस्किल करना है, तो 4-5 कोर्सेज़ हैं जिसको मैं कहूँगा। पहला कोर्स डेटा साइंस का है, जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स आ जाती है, और छोटे कोर्सेज़ भी आ जाते हैं कि आप काफ़ी सारे टूल्स जैसे पावर बीआई, टैबलू वगैरह सीख के आप अच्छी जॉब या अच्छे अपनी काम भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग इस समय बहुत बूम पर है। आप अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स आपके पास ओपन हैं। तीसरा जो है
आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई के टूल्स डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4-5 कोर्सेज़ मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया हैं। कोई भी बंदा अपने आप को एंट्री भी दिला सकता है किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, और अगर है, तो अपने आप को अपस्किल करके प्रमोशन या जॉब चेंज भी ले सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या होती है एक बिजनेस चलाने के लिए सर, जैसे आप बिजनेस में आए हैं अभी? सर, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो होती है मेरे हिसाब से, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अपनी टीम को बिल्कुल इस बात पे आश्वस्त रखना चाहिए कि मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर को जो आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा आप डिलीवर कर पाएँ। ये 2-3 चीज़ों पे अगर आप स्थिर रहते हैं, तो बिज़नेस लंबे समय तक चलता है। वो कहते हैं ना, पढ़ाई कमाने के लिए मत करो, पढ़ाई सिर्फ स्किल्स को एनहांस करने के लिए करो, कमाई अपने आप हो जाती है। कमाई अपने आप हो जाती है। अच्छा, जैसे गाँव में आज भी कैसी हालत है सर? मतलब पढ़ाई की अगर देखा जाए गाँव में और शहरों में, पढ़ाई की इनइक्वालिटीज़ हैं अभी भी? इनइक्वालिटीज़ हैं, अभी भी हैं, और पॉलिसीज़ जो भी आती हैं, वो क्या होता है कि आप जैसे कोविड का समय ही याद करिए कि जब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी, तो शहरों में तो लोगों के घर में 4-4 5-5 डिवाइसेज़ थे, मोबाइल्स थे, लैपटॉप्स थे, बच्चे पढ़ पाए। लेकिन अगर आप वहीं पर अगर आप गरीब शहरों में चले जाएँ, आप बी-सी क्लास टाउन में चले जाएँ, जिस घर में एक ही मोबाइल है और 2-3 बच्चे हैं, तो कौन बच्चा अपनी क्लास करेगा? एक ही बच्चा कर सकता है। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम है अभी भी। लेकिन अब आने जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट एक्सेसिबल ज़्यादा हो गया है, डिवाइस की कॉस्ट भी कम होती जा रही है, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, बट अभी बहुत लंबा सफ़र है जो भारत को तय करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर 20 साल आपने एज़ अ एम्प्लॉयी काम किया, सीईओ भी रहे आप, तो सीईओ का एक बेसिक काम क्या होता है किसी भी कंपनी में सर? सीईओ एक ओनर की का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब आपको सारा बेसिकली सेल्स, ऑपरेशंस, एकेडमिक्स, सारा सब कुछ आप ही की ज़िम्मेदारी है। आपकी जॉब 24/7 होती है, आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आपके लिए कोई रिटायर्ड टाइम नहीं है। आप को हर समय यही सोचना है कि सब चीज़ सही हो और सब चीज़ लीगल हो और कहीं भी कुछ गलत ना हो। सेल्स की ज़िम्मेदारी भी एक सीईओ की होती है, बिज़नेस की ज़िम्मेदारी सीईओ की होती है। कंप्लीट। कम देन फाउंडिंग टीम मेंबर्स क्या करते हैं? फंडिंग टीम मेंबर्स गाइड करते हैं जहाँ पर भी, जैसे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 3-4 ऑपरेशंस मेन होते हैं। जैसे सीईओ एक मेन होता है, सीएफओ होता है जो फाइनेंस देखता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है जो ऑपरेशंस देखता है। तो इन तीनों का समन्वय मिलके ही पूरी कंपनी को चलाता है, अपने-अपने डिपार्टमेंट को करते हैं, और बोर्ड या फाउंडिंग मेंबर्स जो होते हैं वो उनको बेसिकली समय-समय पे गाइड करते हैं, और जब उनको कोई एडवाइस लेनी होती है, जब कोई डिसीजन बड़ा लेना होता है, क्योंकि सीएक्सओ का मेन रोल होता है रिस्क को मिटिगेट करना, कि किसी भी तरीके का रिस्क अगर बिज़नेस पे आ रहा है, उसको मिटिगेट करना, तो वहाँ पे कंसल्टेशन फाउंडिंग टीम की हमेशा रहती है। अच्छा सर, मतलब आपकी 20 साल की जर्नी के सबसे बड़ा लेसन क्या है एज़ अ एम्प्लॉयी? मुझे लगा कि लेसन मेरे लिए सबसे बड़ा ये रहा कि क्वालिटी पे हमने हमेशा फ़ोकस किया, और मेरे पूरी टीम या जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में 2-3 में मैंने काम किया, मैंने करीब 100 लोगों से लेके 6,000 लोगों की टीम लीड की। कि यही मेरा रहा जो मैंने आपसे कहा कि कभी भी किसी को गलत प्रॉमिस नहीं करना है, ठीक है? जो प्रॉमिस किया है वो डिलीवर होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन हो, रात हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और स्टूडेंट की लाइफ़ को बहुत पैरामाउंट रखा हमने हमेशा, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि अगर आप कहीं पे कोई चीज़ कमोडिटी खरीदते हैं, वो अगर अच्छी नहीं मिली तो आप उसको दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन किसी एक बच्चे का साल चला गया, तो वो साल आप वापस नहीं ला सकते। तो इस थॉट के साथ ही आपको हमेशा एजुकेशन में काम करना होता है कि पैसे वहाँ पे बहुत सेकेंडरी चीज़ है। जिस बंदे को आप सिखा रहे हो उसकी लाइफ पैरामाउंट है, उसका करियर पैरामाउंट है। मतलब आई थिंक सीईओ बनना बहुत ईज़ी है कि सीईओ बनाया जा सकता है, बट एक टीम को साथ में लेके चलना सबसे रियल चैलेंज होता है। सबसे रियल चैलेंज होता है। पूरे हर आपको हेड्स को साथ में लेना है। हेड्स को साथ में लेना है, उनके सुख में, दुःख में उनको साथ भी देना है, उनको जोड़ के भी रखना है, डाँटना भी है, प्यार भी करना है, सबका सही समन्वय बना के रखना है। अच्छा, जब सीईओ ही सारा काम कर रहा है, अब आप फाउंडर भी हो तब भी सारा काम कर रहे हो, तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आता है आपको? डिफ़रेंस ये नज़र आता है कि पहले डिसीज़न के लिए मैं किसी से एडवाइस ले सकता था, अब डिसीज़न मुझे ही फाइनली लेने हैं। हाँ। मतलब सारा काम अब खुद को ही करना है। जी, बट फंडामेंटल सेम है। अच्छा, इंडियन मार्केट के अंदर बाहर की फंडिंग इतनी डोमिनेट क्यों कर रही है एजुकेशन के मामले में? सारे नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते एजुकेशन ने कर रही है। एक मेजर रीज़न आप एजुकेशन के लिए कह सकते हैं कि जब से चाइना ने ये बैन किया अपनी कंट्री के अंदर कि एजुकेशन वहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस होगी, कि आप एजुकेशन में प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो इवेंचुअली वहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास ऑप्शन पैसा लगाने का फिर देश के बाहर ही बचता है एजुकेशन के अंदर। तो ये एक शिफ्ट आया था जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया था, उसके बाद ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है।
अच्छा सर, बहुत सारे व्यूअर्स हम लोग को देख रहे होंगे, एस्पायरिंग फाउंडर्स है बहुत सारे, तो किसी को सीईओ तक का सफ़र तय करना है, आज वो एक जस्ट एक कंपनी में एंटर किया है, तो कैसे कोई बंदा सीईओ बन पाएगा? मुझे तो मेरे फादर ने बचपन से एक चीज़ सिखाई थी जब मैं जॉब करने निकला था घर से, कि जितना काम दिया जाए, वो तो करना ही है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, वो हमेशा अपॉर्च्युनिटी आपको ढूँढनी है। तो वो अपॉर्च्युनिटी आप ढूँढिए। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ये काम तब करूँगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन आप पहले काम करेंगे, सैलरी तो ऑटोमैटिकली बढ़ ही जाएगी। और ये समझते क्यों नहीं पर आज तक? लेकिन लोगों का ये सोच का ही डिफरेंस है शायद। तो अगर आप इस तरीके से मूव करिए कि जो काम आपको दिया गया है वो तो आपको करना ही करना है, और आप कंपनी के लिए बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप हमेशा करिए। हर चीज़ को सैलरी के प्रोपोर्शन में मत देखिए कि मेरे को ये अमाउंट मिल रहा है तो मैं यही काम करूँगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाके करूँगा। कभी आप ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे कंपनी को आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, उस समय आपको वर्क लाइफ बैलेंस को भी हटाना पड़ता है कि हो सकता है आपकी वाइफ की बर्थडे हो, बच्चों के साथ आपको जाना हो, वो आपको कैंसल करना पड़ सकता है। लेकिन यही कुछ अपॉर्च्युनिटी होती है जो लाइफ में आपको करियर में चेंज ला देती हैं आपकी। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आपके पास सक्सेस मिलेगी। कई बार ऐसे ऑप्शन आएँगे कि आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स अपने लाइफ के हटाने पड़ेंगे, बट आपको अगर सक्सेस लेनी है तो वही है। मतलब जो खड़े होते हैं, वो मेहनत करने वालों में से ही होते हैं हमेशा। बिल्कुल। मतलब इतने पॉडकास्ट कर लिए सर, लास्ट में यही आता है कि जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल बनेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और शॉर्टकट मिल भी गया तो धड़ाम से गिर जाता है। ये ये कितने ही फाउंडर्स में देखा गया है सारी चीज़ें। सर कोई स्टूडेंट की स्टोरी बताओ जिसने आपको डीपली इंस्पायर किया हो। एक बच्चा था सर, अ, मैं पता नहीं नाम तो शायद नहीं लेता, पर वो देख रहे होंगे। टी सीरीज़ में एक चपरासी था, बेसिकली ऑफ़िस बॉय था। वो एक बार मेरे पास आया शाम को कि सर ऐसे-ऐसे है और मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसको कोचिंग करनी है। और कोचिंग की फ़ीस जहाँ आईआईटी की आप जानते हैं करीब 3 लाख रुपए के आस-पास होती है, और उसकी सैलरी शायद 15 या 16 हज़ार रुपए होती थी। तो अब मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या करूँ? फिर मैंने कहा अच्छा बेटी से मिलवाओ, तो मैं उसकी बेटी से मिला। अमेज़िंग प्रॉमिसिंग लड़की थी, और उसने कहा कि सर मुझे आप अगर चांस दोगे पढ़ने का, तो मैं पक्का है कि आपको सिलेक्शन लेके दिखाऊँगी। सर उस बिटिया को हमने पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया। वो लड़की ने पहली बार में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में गई, और अभी उसको बिग 4 में प्लेसमेंट मिली है। मतलब डेलॉइट में प्लेसमेंट मिली है। बट वो अभी भी शायद वहाँ से ब्रेक लेके भी मेरे से बात हुई थी उसकी 2-3 वीक पहले, कि वो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहती है। तो ये सर एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही, और वो मतलब वो फैमिली जहाँ भी मिल जाते हैं, वो कभी भी बाज़ार-वज़ार में वो पति-पत्नी, मतलब मेरा मन खुश हो जाता है उनको देख के। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में सर? मेरिट कम मीन्स होना चाहिए कि जो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको मेरिट कम मीन्स ज़रूर रखना चाहिए कि कुछ बच्चों को जो पढ़ने में सही में अच्छे हैं, जिनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, उनको बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। पर क्या ऐसा हो रहा है आज की तारीख में? कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस कर रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब नहीं कर रहे हैं, ये बात भी सही है, बट कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, कुछ फाउंडेशंस भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस भी। जैसे बहुत बड़े-बड़े जायंट है, कोटा की बात करें तो बहुत बड़े-बड़े जायंट है, हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं, हज़ारों बच्चों से फीस ले रहे हैं, मान लो 5,000 10,000 जो भी ले रहे हैं, मान लो 1,000 बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, तो क्या 200 बच्चों को और एनरोल नहीं कर सकते हैं फ्री में? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो उनका सीएसआर क में भी उनको वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है, क्योंकि वो इतने प्रॉफ़िटेबल हैं कि सीएसआर के थ्रू भी वो उनको पढ़ा सकते हैं। बट ऐसा अभी तक मुझे पता नहीं चला है ऐसी ऑर्गेनाइज़ कोचिंग में, बट हाँ, ऑनलाइन में कोई 1-2 कंपनीज़ हैं अच्छी, जो ऐसा काम कर रही है। बट ऐसा होता तो शायद वो बच्ची आपके पास नहीं आती। हाँ, लेकिन वो भी है कि उनको अप्रोच वहाँ तक पता होना भी एक मतलब जिसको कहते हैं कि ज्ञान ही है आपको आपका हक दिला सकता है। तो वो बात पता भी हो कि ऐसी चीज़, अब इतना गरीब आदमी को पता भी नहीं है सीएसआर क्या है, कि कैसे फंड मिल सकता है कहीं से पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब यही सबसे बड़ी टेंशन है कि मतलब लास्ट में ये भी पता नहीं है कि मतलब वो अपॉर्च्युनिटी है कहाँ? मतलब देखो आप, अगर जैसे आज हम दिल्ली में हैं तो हज़ारों लोग भंडारा कर रहे होंगे, खाना खिला रहे होंगे, फिर भी गरीबी में मतलब वो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हाँ, पता नहीं है कहाँ पे हो रहा है। कि उनको पता नहीं कि खाना मिलेगा कहाँ आखिर। तो एजुकेशन ही है जो सबसे बड़ा टर्निंग सर देखो, पॉइंट है कर लोगों के सकते लिए। हैं, एजुकेशन ही है जो आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। अच्छा सर, सेल्फ लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग, कौन-सा पिक करना चाहिए? सेल्फ लर्निंग जो होगा वो हमेशा फ़ायदा करेगा।
क्योंकि आप एक क्लास में ऐसे समझिए कि अगर मैं 50 बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें से एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे भी जाता है, एक बच्चा नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाता है और एक बच्चा ऐसा भी होता है इसका सिलेक्शन नहीं होता। सिमिलरली जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो इसी क्लास में से एक बच्चे की कुछ करोड़ों में भी जॉब लग रही होगी, कुछ लाख में लग रही होगी और उसकी नहीं भी लग रही होगी। तो सेल्फ रनिंग है वहाँ पर। अच्छा, ऐसी कौन सी टॉप 3 स्किल्स है जो सब बच्चों को सीखनी चाहिए, जो उनके करियर में फ़ायदा करेगी? आज की डेट में सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जनरेटिव एआई के बारे में के टूल्स आपको आने चाहिए। डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेटा कैसे काम करता है हर डोमेन के अंदर। और आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी जॉब बैकएंड जॉब है जहाँ पे आप को सिर्फ आउटपुट निकाल के देना है या रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंडरी हो जाती और हैं। बहुत सारे जैसे इंजीनियर्स हैं, वो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं और बोलने में बहुत अच्छे नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो ज़िंदगी में हार गए हैं? हार नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जाके एक लेवल पर वो करियर स्टक हो जाएगा। ऐसा मानना है आपका, ऐसा होता है? कि टीम लीडर बन जाएँगे, फिर बेसिकली क्या है कि जब आपको टीम को एड्रेस करना है, बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करना है, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे फिर अगर आपका कॉम स्किल अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने इतने साल बोला नहीं, आपने इतने साल बोला। तो थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, बोलते बिल्कुल। रहो। पॉडकास्ट सुनते रहो, क्या बोलना है वो भी देखते रहो। अगर किसी स्टूडेंट को एक एडवाइस दें आप और उसको फॉलो करनी हो, तो क्या होगी सर? सबसे पहला कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करें और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वर्ल्ड को क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किन-किन ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको देखें और उसको अपने आप को उस पर ट्रेन करें। एज़ ए फाउंडर सर, आपका एक मैसेज सारे फाउंडर्स के लिए? मुझे लगता है कि आपको भगवान ने अपॉर्च्युनिटी दी है एक कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लोगों की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो इसको पूरी शिद्दत के साथ करिए, शॉर्टकट मत लीजिए और छोटे-छोटे लालच के लिए इतने बड़े ड्रीम को ख़त्म मत होने दीजिए। सीखने की सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमेशा सीखते रहिए, लाइफ में लर्निंग करते रहोगे तो ग्रो करते रहोगे। सही बोला सर? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर थैंक यू अभिषेक जी। फॉर कमिंग इन दिस शो। ऐसे ही फाउंडर्स सारे इस पॉडकास्ट में आते रहें और नई-नई लर्निंग देते रहें। मैं तो चाहता हूँ कि एक फाउंडर से एक बात भी अगर निकल के आ जाए और वो लोग इम्प्लीमेंट कर लें, तो शायद ये देश बहुत तरक्की बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो कर जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।